बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। बेटा देखो, लास्ट टाइम हमने स्टमक के बारे में कंप्लीट पढ़ा। उसके अंदर जो केमिकल डाइजेशन हो रही थी, जो गैस्ट्रिक जूसेस आ रहे थे, हमने लास्ट टाइम भी गैस्ट्रिक जूसेस की फिजियोलॉजी के ऊपर फोकस किया, स्टमक की फिजियोलॉजी के ऊपर। और इस बार भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। इसकी थोड़ी सी हम हिस्टोलॉजी देखेंगे कि कौन कौन से सेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, और उसके साथ कौन कौन सी सिक्रेशंस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम अपने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ लेंथ और इसकी विड्थ बताई गई है आपकी किताब के अंदर। ये कहते हैं कि अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ देखें तो वो 6 मीटर लॉन्ग होती है, और अगर इसकी हम विड्थ देखें तो वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की हम एनाटॉमिकल पोजीशन देखें इनसाइड द बॉडी, तो ये बिल्कुल स्टमक के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है बच्चों, मैं इमेज के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। फंक्शनली अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ड्यूडेनम है, जेजिनियम है, और लास्ट हमारे पास इलियम। फंक्शनली हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को इन 3 पार्ट्स के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया है। अच्छा, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक पूरा का पूरा स्टमक है, और बिल्कुल इसके पैरेलल के अंदर आप ये इसका पहला पार्ट देख सकते हो जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, और दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट है जिसे हम जेजिनम कह रहे हैं, और तीसरा ये ग्रीन वाला पार्ट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, इलियम कह रहे हैं। और इन तीनों को मिला के हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, इसकी डिटेल पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा सिनेरियो समझते हैं, ताकि हमें बात आसानी से समझ आ जाए। देखो बेटा, ये हमारे पास स्टमक का लास्ट पोर्शन है, और आप सब लोगों को पता है कि हमने स्टमक के लास्ट पोर्शन को क्या नाम दिया था। वीडियो को पॉज करके मुझे जवाब दें। हमने इसके लास्ट पोर्शन को नाम दिया था पायलोरिक रीजन का, अगर आप लोगों को याद हो। सही है बच्चा? अच्छा, उसके बाद यहाँ से ये हमारा पूरा का पूरा क्या शुरू हो जाता है, ये हमारा पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी सिर्फ मैंने एक पार्ट बनाया है, जो कि ड्यूडेनम है। बाकी पार्ट्स के ऊपर क्योंकि मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर ड्यूडेनम के ऊपर डिस्कस करूंगा। और आप सब लोगों को पता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, एक वॉल लगा हुआ होता है। उसको आप क्या कहते हो? उसको आप पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हो या पायलोरिक वॉल कहते हो। अब आपको पता है कि स्टमक के अंदर हमारा चाइम पड़ा हुआ है ना, क्रीमी पेस्ट की फॉर्म में हमने खाना बनाया था ना स्टमक के अंदर 4 घंटे रख के। तो ये हमारा क्या मौजूद है, ये हमारा चाइम मौजूद है। सही है बच्चा? अब क्या होगा, ये पायलोरिक स्फिंक्टर यहाँ से खुलेगा, और ये जितना भी चाइम है आप लोगों का, जितना भी ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, ये सारा का सारा आपका कहाँ पे आ जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर। तो ये हमारा बेटा सारा का सारा क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है। अच्छा, अब हम स्टमक को इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर हम इस पार्ट को, ड्यूडेनम को अगर हम गौर से देखें, तो इसके अंदर आपको 2 डक्ट खुलती हुई नजर आएंगी। ठीक है बच्चा? एक डक्ट इस तरह से यहाँ से खुलेगी। अच्छा, एग्जैक्ट यहाँ से नहीं होगी, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए, जस्ट आपने इतना ध्यान में रखना है कि ड्यूडेनम के अंदर 2 किस्मों की डक्ट खुलती है। ठीक है, एक वो पहले वाली जो मैंने बनाई, और दूसरी हमारे पास ये वाली जो डक्ट है। ये 2 डक्ट खुलती हैं किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। इसमें से जो पहली डक्ट है, इस डक्ट का नाम है बाइल डक्ट। सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। थोड़ी देर में इसका काम भी हम देख लेते हैं। और ये जो हमारे पास दूसरी डक्ट है, इस डक्ट को कहा जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये 2 डक्ट हमारे पास होती हैं जो ड्यूडेनम के अंदर खुलती हैं। अच्छा, ये जो बाइल डक्ट है, ये एक अदद ऑर्गन से खुलती है, और उस ऑर्गन का नाम है गॉल ब्लेडर। ये आपने सुना होगा, जिसे हम उर्दू में पित्ता कहते हैं, ये गॉल ब्लेडर। अच्छा देखो, हमारे पास एक बड़ा ऑर्गन होता है, हमारी बॉडी का एक मेजर ऑर्गन होता है, उस मेजर ऑर्गन का नाम है लीवर। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो मैंने ऑर्गन बनाया है, ये क्या है, ये हमारे पास लीवर है। इस लीवर के बिल्कुल नीचे अगर आप देखोगे ना, आपको एक छोटा सा बैग मिलेगा, एक छोटा सा पाउच मिलेगा, छोटा सा सेक मिलेगा। और इस सेक का नाम हम क्या रखते हैं, सेक का नाम हम रखते हैं गॉल ब्लेडर। सही है बच्चा? अच्छा, लीवर के वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अभी जिस काम के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि लीवर एक किस्म का अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, और उस फ्लूइड का नाम है बाइल। सही है, अल्कलाइन फ्लूइड, यानी जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। क्यों होती है, हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। बाइल के ऊपर हमारी डिटेल में डिस्कस होगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भाई होगा क्या, लीवर क्या करेगा, बाइल प्रोड्यूस करेगा, और ये बाइल सीधा कहाँ पे आएगा, ये बाइल आएगा गॉल ब्लेडर के अंदर। ठीक है, तो लीवर का काम है बाइल को प्रोड्यूस करना, गॉल ब्लेडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना। काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं शायद कि गॉल ब्लेडर खुद से बाइल प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं है। गॉल ब्लेडर का सिर्फ एक काम है, बाइल को क्या करना, स्टोर करना, और लीवर का काम है बाइल को प्रोड्यूस करना। अच्छा, फिर गॉल ब्लेडर से एक डक्ट खुलेगी, ये वाली डक्ट जिसका नाम हमने क्या रखा है, बाइल डक्ट।
अब ये जो बाइल है इस डक्ट से होता हुआ सीधा इस ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। सही है बच्चा। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा यहाँ पे सारा का सारा आ गया बाइल। ओके, अब थोड़ी देर में हम इसका काम भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो डक्ट है ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। अब बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे लिवर और गॉल ब्लैडर मौजूद थे, इसी तरह से बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लूप होते हैं, जो फोल्ड होते हैं, उनके बीच में हमारा एक ऑर्गन पड़ा हुआ है। इस टाइप का एक ऑर्गन पड़ा हुआ है। इस टाइप का तो नहीं होता, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। और इस ऑर्गन का नाम है पेनक्रियास। सही है बच्चा। अच्छा, इस पेनक्रियास का काम क्या होता है? वैसे तो इसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन यहाँ पे डाइजेशन के अंदर इसका ये काम है कि ये यहाँ से कुछ जूसेस प्रोड्यूस करता है, जिसको मिला के हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। सही है बच्चा। अच्छा, ये पेनक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस करने के बाद उसको इस पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर धकेल देता है, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ये सीधी आके फिर आपकी कहाँ पे खुल जाती है? ड्यूडेनम के अंदर खुल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या आ गए? ये हमारे पास पेनक्रियाटिक जूसेस आ गए। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अब इस ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट के अंदर, एक तो हमारे पास ये क्रीमी पेस्ट की फॉर्म में खाना पड़ा हुआ है, जिसको हम चैम कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे इस ड्यूडेनम के अंदर एक और चीज़ भी आ गई है, जिसे हम बाइल कह रहे हैं। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर एक और चीज़ आ गई है, जिसे हम पेनक्रियाटिक जूसेस कह रहे हैं। अब ये जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं, अब ये जो बाइल है, ये इस खाने के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। इस चैम के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। देन फिर हम देखते हैं कि बाइल इस खाने के साथ क्या करेगा? इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड के साथ, और पेनक्रियाटिक जूसेस भी इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड के साथ क्या करेंगे? ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर दोबारा एक सिनेरियो बनाएंगे जिसमें बाइल को और पेनक्रियाटिक जूसेस को पढ़ेंगे। तो आओ पढ़ लेते हैं पहले पार्ट को। तो ये कहता है कि जो ड्यूडेनम है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको याद रखें। मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर दो किस्मों की डक्ट खुलती है। एक को आप कहते हो बाइल डक्ट, जो कि लीवर से, गॉल ब्लैडर से आती है। दूसरी हमारे पास पेनक्रियाटिक डक्ट है, जो कि पेनक्रियास से खुलती है, और इन दोनों को मिला के हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट भी कहा जाता है। सही है बच्चा। ओके, मैंने कहा कि बाइल डक्ट का काम होगा कि अपने साथ क्या लेके आएगी? बाइल, और ये सीधा कहाँ लेके आएगी? ड्यूडेनम के अंदर। ओके उसके बाद पेनक्रियाटिक डक्ट का काम क्या होगा? ये पेनक्रियाटिक जूसेस लेके आएगी सीधा कहाँ? ड्यूडेनम के अंदर। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं बाइल को। हम देखते हैं कि बाइल हमारे पास क्या है और इसके क्या काम होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अब ड्यूडेनम के अंदर कितनी चीज़ें हो गई? टोटल 3। एक आपका पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जिसको आपने क्रीमी पेस्ट की फॉर्म में, जिसको आपने चाइम कहा। दूसरा आपका बाइल, और तीसरा आपका क्या हो गया? पेनक्रियाटिक जूसेस। सही है बच्चा। अब ये 3 चीज़ें हमारी कहाँ पे हैं? ड्यूडेनम के अंदर मौजूद हैं। पहले हम थोड़ा सा बाइल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, बाइल हमारे पास एक किस्म का क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि बाइल क्या है, तो आप उसे कहोगे कि बाइल हमारे पास एक किस्म का अल्कलाइन। ठीक है, अल्कलाइन से क्या मुराद है? जिसकी पीएच 7 से क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसको हम अल्कलाइन कहते हैं। तो बाइल हमारे पास एक किस्म का क्या है? अल्कलाइन येलोइश फ्लूइड है। ये किस कलर का है? येलो कलर का है। मैं आपको बताता हूँ कि ये येलो कलर का क्यों है और ये कलर इसको कहाँ से मिला है। तो बस अगर आप बाइल के बारे में इतना किसी को बता दोगे ना, तो ये बाइल की मैं समझता हूँ एक साइंटिफिक डेफिनेशन हो जाएगी कि भाई बाइल हमारे पास क्या है? किस्म का अल्कलाइन येलोइश फ्लूइड है, और इसकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होती है, तभी हम इसे क्या कहते हैं? अल्कलाइन कहते हैं। अब इस बाइल के अंदर टोटल आपको 4 मेजर चीज़ें मिलेंगी। सही है बच्चा। बाइल के अंदर टोटल आपको 4 मेजर चीज़ें मिलेंगी। सबसे जो पहली चीज़ इस बाइल के अंदर हमें मिलती है, वो हमें मिलते हैं बाइल साल्ट्स। क्या मिलते हैं? पहली जो चीज़ है वो हमें क्या मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं बाइल साल्ट्स। और हम देखते हैं कि इनका क्या काम होता है। ओके, ये तो हो गई नंबर 1 वाली चीज़। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरे नंबर पे हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं बाइल पिगमेंट्स। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ये भाई बाइल पिगमेंट्स क्या बला हैं, और ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इनका क्या काम होता है, ये भी हम थोड़ी देर के अंदर देख लेते हैं। ये हो गए बाइल पिगमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है बाइल कोलेस्ट्रॉल। यानी कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। क्यों कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका कंसेप्ट भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है और ये कहाँ से आता है। सही है, कोलेस्ट्रॉल समझते हो ना? लिपिड की हमने जो स्टीरॉयड क्लास पढ़ी थी उसकी टाइप है। और इसके अंदर जो चौथी चीज़ होती है वो होता है वाटर। सही है बच्चा। ये 4 चीज़ें आपको बाइल के अंदर मिलेंगी। और याद रखना, एक चीज़ बाइल के अंदर कभी भी नहीं होती, वो है एंजाइम्स। कान खोल के सुन लो कि बाइल के अंदर किसी भी किस्म का एंजाइम मौजूद नहीं होता। देयर इज़ नो एनी एंजाइम्स इन द बाइल। बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम्स मौजूद नहीं होता। इसके अंदर ये 4 चीज़ें, एक बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स,
बाइल कोलेस्ट्रॉल, और चौथा इसके अंदर वाटर होगा। और बाइल खुद क्या है, किस्म का अल्कलाइन येलोइश फ्लूइड है। सही, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बाइल साल्ट का, बाइल पिगमेंट का, बाइल कोलेस्ट्रॉल का और H2O का फंक्शन क्या है, ये क्यों यहाँ पे आए हैं। तो बेटा देखो, जो हमने ड्यूडिनम के अंदर फूड भेजा है, उस फूड के अंदर सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी मैं जस्ट लिपिड की बात कर रहा हूँ, फैट की बात कर रहा हूँ, लिपिड की। ये मेरे पास लिपिड का एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ड्यूडिनम के अंदर एक अदद एंजाइम आएगा जिसका नाम लाइपेस है। ये कहाँ से आएगा ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन अभी जस्ट ये याद रखो कि ड्यूडिनम के अंदर एक अदद एंजाइम होगा जिसका नाम क्या है, लाइपेस। इस लाइपेस का काम होगा कि ये लिपिड को जाके डाइजेस्ट करेगा। सही है बच्चा। ये लाइपेस जैसे लिपिड के पास जाता है तो ये लिपिड पता है क्या करता है, इसको वापस भगा देता है। ये लिपिड इसको क्या करेगा, वापस भगा देगा। भाई हमने इससे पूछा कि आपने लाइपेस को वापस क्यों भगाया, ये तो आपको डाइजेस्ट करने आया था और हम चाहते हैं कि आप डाइजेस्ट हो जाओ ताकि हम आपसे आगे काम ले सकें। तो इसने कहा कि भाई मेरा जो वेट है वो ज़्यादा है और जो लाइपेस का वेट है वो कम है, तो लिहाजा ये मेरे ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। तो भाई क्या किया जाए, हमें कुछ करना है, इसका वेट कम करना है। ये जो फैट के बड़े पार्टिकल हैं, लिपिड के बड़े पार्टिकल हैं, हमको इनको छोटे पार्टिकल के अंदर तोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फैट के, लिपिड के बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देंगे। ठीक है, ये देखो मैंने इसको क्या कर दिया, लिपिड के जो बड़े पार्टिकल था, जो बड़े ग्लोब्यूल्स थे, इनको मैंने क्या कर दिया, छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ दिया। लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल्स को लिपिड के छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, ये कहलाता है एमल्सिफिकेशन। ये क्या कहलाता है, एमल्सी। तो यानी कि हमने यहाँ पे लिपिड की क्या करवाई है, एमल्सिफिकेशन करवाई है। और एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि लिपिड के बड़े पार्टिकल्स का लिपिड के छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, ये एमल्सिफिकेशन कहलाता है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि ये एमल्सिफिकेशन खुद ब खुद हो गई है, तो ये एमल्सिफिकेशन बेटा खुद ब खुद नहीं हुई होगी। ये एमल्सिफिकेशन जो हुई है वो किसकी मदद से हुई है, वो बाइल साल्ट की मदद से हुई है। तो दिस इज द रोल ऑफ द बाइल साल्ट्स। ये बाइल साल्ट का एक छोटा सा काम है कि ये एमल्सिफिकेशन में क्या करवाते हैं, हेल्प करते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल हैं, इनके ऊपर लाइपेस तब तक एक्ट नहीं करता जब तक आप इनको छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ना तोड़ दो। और जब लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है तो उसको एमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ये काम बाइल साल्ट्स की मदद से होता है। और फिर उसके बाद अब जब ये लाइपेस आएगा इन छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करने, तो आसानी के साथ इनके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। ये तो हुआ बाइल का साल्ट का काम नंबर 1। अब इसका हम दूसरा काम देते हैं। अच्छा, बाइल साल्ट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गए, ये सारे के सारे आपके बाइल साल्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग खुद देख लेना। ये तो हो गया इसका काम नंबर 1। अच्छा, अब काम नंबर 2 क्या होगा, आप सारे कान खोल के सुन लो बेटा। ये हमारे पास ड्यूडिनम है और ड्यूडिनम के अंदर जितने भी एंजाइम्स काम करेंगे, जितने भी एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो काम करेंगे ना, उनकी पीएच क्या होगी, उनकी पीएच होगी अल्कलाइन। वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में काम करेंगे, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में कभी भी काम नहीं करेंगे। और आपने हमेशा एक चीज क्या पढ़ी है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने आप लोगों को सेंटर के अंदर पढ़वाया हुआ है कि जब भी आप एंजाइम्स की बात करते हो तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू द पीएच। ये पीएच के बड़े सेंसिटिव होते हैं। हर एंजाइम्स की अपनी पार्टिकुलर एक क्या होती है, पीएच होती है। आपकी किताब के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर हर एंजाइम्स की उसके आगे क्या लिखी हुई है, पीएच लिखी हुई है। लेकिन ड्यूडिनम के अंदर मोस्टली जितने भी एंजाइम्स काम करते हैं उनकी पीएच क्या होती है, अल्कलाइन होती है, मींस के 7 से ज्यादा होती है। अगर पीएच को आप 7 से कम रखोगे तो आपने याद रखना है कि ये एंजाइम कभी भी सही तरीके से काम नहीं करेंगे। सही है बच्चा। लेकिन जो स्टमक से खाना आ रहा है, ये हमारा क्या है, स्टमक है। और स्टमक के ये जो लास्ट पार्ट है, यहाँ से जो खाना आ रहा है, आप सब लोगों को पता है कि इस खाने की नेचर क्या है। इस खाने की नेचर तो भाई एसिडिक नेचर है। भाई क्यों इसकी एसिडिक नेचर है, आप में से याद होगा स्टमक के अंदर हमने एक किस्म का HCl प्रोड्यूस किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से जो चाइम था उसकी नेचर क्या हो गई थी, एसिडिक। अब ये जो एसिडिक खाना ड्यूडिनम के अंदर आया है, इस एसिडिक खाने के ऊपर ये अल्कलाइन पीएच वाले एंजाइम कैसे काम करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने इस एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज करना है, इसको अल्कलाइन बनाना है। तो इसकी न्यूट्रलाइजेशन में भी हमें कौन मदद करेगा, बाइल साल्ट मदद करेंगे। सही है बेटा। तो देखो बाइल साल्ट कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। पहला काम तो ये कर रहे हैं कि ये एमल्सिफिकेशन करवा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि इसके अलावा लिपिड लाइपेस कभी भी लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, ये जो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं कि स्टमक से जो फूड आ रहा है उसकी नेचर क्या है, एसिडिक है।
और हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर जितने भी एंजाइम काम करेंगे वो तो अल्कलाइन पीएच पे करेंगे। तो हमने इस खाने को न्यूट्रलाइज करना है, इसको अल्कलाइन बनाना है, तो ये कुर्बानी कौन देगा? बाइल साल्ट देंगे। बाइल साल्ट क्या करेंगे? इस एसिडिक नेचर वाले फूड को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? पहले तो उसको न्यूट्रल करेंगे और न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर उसको अल्कलाइन बना देंगे, ताकि इस खाने के ऊपर ये जितने भी अल्कलाइन पीएच वाले एंजाइम्स हैं वो इसके ऊपर आसानी से क्या कर सकें? एक्ट कर सकें। मुझे उम्मीद है कि बाइल साल्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बाइल पिगमेंट्स के ऊपर। अच्छा देखो, इसकी वैसे तो एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको शार्ट करके बताता हूँ। बेटा देखो, हर 120 दिनों के बाद, 120 डेज के बाद हमारे आरबीसी टूटते हैं। सही है, ये हमारे जो आरबीसी हैं ये टूटते हैं हर 120 दिनों के बाद। क्यों टूटते हैं इसका जवाब मैं आपको चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन में दूंगा। अभी बस इतना याद रखो कि हर 120 डेज के बाद इसकी जो लाइफ स्पान होती है आरबीसी की वो 120 डेज होती है। अच्छा अब देखो, ये हमारे पास एक आरबीसी का सेल है और इसके अंदर एक अदर प्रोटीन होती है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। अभी आपको पता है कि ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रोटीन है जो कि ब्लड को रेड कलर देती है। इसका ये काम होता है, एक ये काम होता है। दूसरा, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या करवाती है? ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है। खैर ये तो फिर बड़ी बातें हो जाएंगी, लेकिन ये हमारे पास आरबीसी है, उसके अंदर ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। जब ये आरबीसी टूटता है तो ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना बेटा, ये भी टूटती है। अब ये आपकी क्या है? ये आपकी हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये भी आपकी टूटेगी। अच्छा जब ये टूटेगी तो किस में टूटेगी? ये दो चीजों में टूटेगी। एक टूटेगी हीम के अंदर, सही है बच्चा, एक टूट गई है किसके अंदर? हीम के अंदर। ओके, और दूसरा ये किस में टूटेगी? दूसरा ये टूटेगी ग्लोबिन के अंदर। ग्लोबिन एक किस्म की प्रोटीन है। अच्छा, एक प्रोटीन होती है ग्लोब्यूलिन, एक होती है ग्लोबिन। वो जो ग्लोब्यूलिन है वो इम्यून सिस्टम की प्रोटीन है, ये जो ग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन की प्रोटीन है। तो ये हीमोग्लोबिन यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद हीम अलग हो गया और ग्लोबिन प्रोटीन क्या हो गई? अलग हो गई। अब ये ग्लोबिन प्रोटीन क्या होगी? फर्दर टूटेगी किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर, और फिर ये अमीनो एसिड दोबारा मिलके क्या बना लेंगे? ये हीमोग्लोबिन बना लेंगे। सही है बच्चा, यानी इसका तो ठिकाना हमने लगा दिया। बाकी पीछे क्या बचा? हीम। अब इस हीम के भी कितने पार्ट होते हैं? इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जिसके साथ आयरन जुड़ा हुआ होता है। अब ये आयरन दोबारा हमारा ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाके दोबारा से हीमोग्लोबिन बनाने में क्या करेगा? मदद करेगा। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होती है रिंग। अब ये जो रिंग है ना, ये कचरा है, ये रिंग हमारे पास वेस्ट है। अब इस रिंग को हमने क्या करना है? बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हम इस रिंग को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, इस तरह से 2 हिस्सों में। एक हिस्से को हम तोड़ते हैं बाइल रिबिन के अंदर। सही है, एक हिस्से को क्या कहा जाता है? बाइल रिबिन, और दूसरे हिस्से को कहा जाता है बाइल वर्डिन। तो ये जो रिंग है हमने इसको कितने हिस्सों में तोड़ दिया? 2 हिस्सों में, एक बाइल रिबिन के अंदर, दूसरा बाइल वर्डिन के अंदर। अब ये जो बाइल रिबिन है ये हमारे ये जो कलर देता है वो देता है रेड कलर, ठीक है। और ये जो हमारे पास बाइल वर्डिन है ये हमें कौन सा कलर देता है? ये कलर देता है ग्रीन कलर। सही है बच्चा, तो बाइल रिबिन रेड कलर दे रहा है, बाइल वर्डिन कौन सा कलर दे रहा है? ग्रीन कलर दे रहा है। और ये दोनों मिला के कहलाते हैं बाइल पिगमेंट। क्या कहलाते हैं ये भाई? बाइल। तो इस तरह से बेटा क्या बनते हैं? बाइल पिगमेंट। एक बार शुरू से, हीमोग्लोबिन को हमने तोड़ा, हीम के अंदर, ग्लोबिन के अंदर, ग्लोबिन अमीनो एसिड में टूटी, ब्लड में गई, दोबारा हीमोग्लोबिन बना लेगी। हीम 2 हिस्सों में टूटा, एक आयरन में, दूसरा रिंग में, आयरन जाएगा ब्लड में, दोबारा से हीमोग्लोबिन बना लेगा। बाकी ये जो रिंग है ना, ये हमारे पास कचरा है। अब हमने इसको बाहर निकालना है, तो हम इस रिंग को तोड़ेंगे 2 कंपोनेंट के अंदर, एक बाइल रिबिन के अंदर, दूसरा बाइल वर्डिन के अंदर। बाइल रिबिन जो है वो रेड कलर की होती है, बाइल वर्डिन जो है वो ग्रीन कलर की, तो इसलिए इनको कहा जाता है बाइल पिगमेंट। भाई अब लीवर परेशान है, अच्छा ये काम हो रहा है लीवर के अंदर, एक लीवर के अंदर होता है, दूसरा स्प्लीन के अंदर। आरबीसी आपके एक टूटते हैं लीवर के अंदर, दूसरा स्प्लीन के अंदर, तभी तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहा जाता है, बॉडी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बहरहाल लीवर के अंदर जब ये आरबीसी टूट गए, अब मान लो कि ये हमारे पास लीवर है और इस लीवर के अंदर अब ये आरबीसी टूट गए और बाकी तो सारी चीजें चली गई यूटिलाइज होने, बाकी पीछे क्या बचे? बाइल पिगमेंट। अब ये लीवर बेचारा इनको यहाँ से कैसे निकाले? कोई इसके पास तरीका नहीं है, तो ये क्या करता है? इनको बाइल पिगमेंट्स को भेज देता है बाइल के अंदर। सही है बच्चा, अब ये कहाँ पे आ गए? ये आगे बाइल के अंदर। ओके, और ये बाइल आ गया किसके अंदर? गाल ब्लेडर के अंदर। अब ये गाल ब्लेडर से निकल के कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये आपके कहाँ पे आ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है कि हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड भी तो होता है ना, तो ये जो जितने बाइल पिगमेंट्स हैं ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इनको हम धकेलते स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में धक्का देंगे और फिर इनको हम अपनी बॉडी से क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो देखो लीवर ने कितनी चालाकी से जो रूट लिया है, आसान सा रूट लिया है बाइल पिगमेंट्स को बाहर निकालने का। इन बाइल पिगमेंट्स को भेजा बाइल में, बाइल आया गाल ब्लेडर में,
गाल ब्लेडर से बाइल डक्ट इसको लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो बाइल पिगमेंट कचरा है ये मिल जाएगा किसके साथ, ये आपका अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिल जाएगा। और जिस तरह से हम फीसिस के साथ अनडाइजेस्टेड फूड को निकालेंगे तो बाइल पिगमेंट भी हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। सही है बच्चा, ये वाली बात समझ आ गई। तो बाइल पिगमेंट भी उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गए होंगे। और पीछे हमारे पास क्या बचा, बाइल कोलेस्ट्रॉल बचा। अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है बेटा, जब भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो इसका एक सबसे बड़ा जो, वैसे तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, ये हमारी आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है तो ये हमारी आर्टरीज को, हमारी रगों को, हमारी नसों को ये क्या बना देता है, हार्ड बना देता है। तो जब ये हार्ड बन जाती हैं तो फिर ये फटने लग जाती हैं। यहाँ से जब ये फटने लग जाएंगी तो ब्लड यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लड के क्लॉट बनने लग जाएंगे। और गलती से अगर ये ब्लड के क्लॉट चले जाएं हार्ट वाली आर्टरी के अंदर, जिसे आप कोरोनरी आर्टरी कहते हो, तो हार्ट अटैक आ सकता है। गलती से ये जो ब्लड वाला क्लॉट है ये चला जाए ब्रेन वाली आर्टरी के अंदर, जिसे आप कैरोटिड आर्टरी कहते हो, तो वहां पे ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, दिमाग काम करना छोड़ जाएगा। तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई लेवल बेटा बड़ी खतरनाक लेवल होती है। इसकी थोड़ी मिसालें मैंने आपको दी हैं, बाकी चैप्टर नंबर 14 में पढ़ाऊंगा जहाँ पे हम इनके वेसल्स के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो यानी कहने का मकसद ये है कि कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ना नहीं चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में मदद करती है और हमारे हार्मोन्स वगैरह भी बनाने में ये हेल्प करती है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 50% कोलेस्ट्रॉल होता है। बहरहाल अगर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ जाएगी तो लीवर बेचारा क्या करे, लीवर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल आएगा, ये कोलेस्ट्रॉल उठा के ये किसको दे देगा, बाइल को। और बाइल कहाँ पे आ जाएगा, गाल ब्लेडर में। और फिर ये गाल ब्लेडर बाइल डक्ट से लेता हुआ इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कोलेस्ट्रॉल जो इस फूड के साथ मिक्स हो जाएगा और हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल को लीवर क्या करता है, ठिकाने लगा देता है। तो बेटा लीवर की बड़ी कुर्बानियां हैं हमारे लिए। आप देख सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल की बड़ी हुई लेवल को अपने पास बुलाया, बाइल के अंदर भेजा, फिर गाल ब्लेडर में भेजा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल के लार्ज इंटेस्टाइन में भेजेगा, और फाइनली एनएस से निकाल के हमारी बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देगा, और अल्लाह अल्लाह खैर सलामत। अच्छा, उसके बाद लास्ट में वाटर बचता है। इसका काम होगा लुब्रिकेशन करवाना, सॉफ्टनिंग प्रोवाइड करना, एंजाइम्स को मीडियम प्रोवाइड करना, काम करवाना, फंक्शनिंग करवाना, क्योंकि आपको पता है जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। बाकी ये बात भी आपने याद रखनी है कि इसके अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। सही है बच्चा। बाइल की टोटल कहानी मैंने आप लोगों को समझा दी, अब हम इसकी पढ़ते हैं थ्योरी। ओके, तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो बाइल साल्ट होते हैं, जिनका का थोड़ा सा पीछे भी होगा मेरे ख्याल में इसकी, हाँ ये देखो, बाइल की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बाइल हमारे पास क्या है, किस्म का येलोइश अल्कलाइन फ्लूइड है। जैसे आप इसको एयर के साथ एक्सपोज करोगे ये ग्रीन हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, आप सब लोगों को पता है। उसके बाद मैंने कहा कि बाइल के अंदर वाटर होगा, बाइल साल्ट होंगे, बाइल पिगमेंट्स होंगे, बाइल कोलेस्ट्रॉल होगा, लेकिन इसके अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। अच्छा, मैंने बाइल पिगमेंट का काम आप लोगों को क्या बताया, मैंने बाइल साल्ट का काम आप लोगों को पहले ये बताया कि जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या करेंगे, जो गैस्ट्रिक जूसेस आ रहे हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस से जो फूड आ रहा है, जो चाइम आ रहा है, उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा और उसको ये क्या बना देगा, अल्कलाइन। और मैंने रीजन आपको बता दिया कि क्यों अल्कलाइन बनाएगा, क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर जितने भी एंजाइम काम करते हैं वो अल्कलाइन पीएच के होते हैं। उसके बाद जो दूसरे हमारे पास साल्ट्स होंगे वो सारे मिलके क्या करेंगे, जो लिपिड के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ देंगे, और इसको क्या कहा जाता है, एमल्सिफिकेशन। क्योंकि जब तक आप फैट की एमल्सिफिकेशन, लिपिड की एमल्सिफिकेशन नहीं करवाओगे ना, तो लाइपेस कभी भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो लिहाजा आपका लिपिड कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो क्या लिखा हुआ है, फैट कैन ओनली बी डाइजेस्ट व्हेन इट बिकम्स एमल्सिफाइड। ये सिर्फ तब डाइजेस्ट होगा जब ये आप इसको क्या करोगे, एमल्सिफाइड, क्योंकि लाइपेस इसके ऊपर काम कभी भी नहीं करेगा। ओके, उसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये दो होते हैं, एक बाइल रिबिन जो कि रेड कलर देता है, दूसरा बाइल वर्डिन जो कि ग्रीन कलर देता है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती हैं किसकी, हीमोग्लोबिन की। डिटेल मैंने आपको समझा दी। और जब आरबीसी टूटता है और किसके अंदर टूटता है, लीवर या स्प्लीन के अंदर। सही है बच्चा। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ा सा नजर डालते हैं किसके ऊपर, पेनक्रियाटिक जूसेस के ऊपर। ये पेनक्रियाटिक जूसेस क्या होते हैं, वाटरी होते हैं, कलरलेस होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। अल्कलाइन इसलिए होते हैं क्योंकि ये सारे एंजाइम्स मैंने आपको बता दिया अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। और इसके अंदर टोटल 4 एंजाइम्स होते हैं, बहुत आसान एंजाइम है। एक का नाम लाइपेस है, दूसरे का नाम ट्रिप्सिन या जिसे आप प्रोटीएस भी कहते हो, तीसरे का नाम कीमोट्रिप्सिन, और चौथे का नाम क्या है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज।
ये 4 किस्मों के जो आप एंजाइम देख रहे हो बेटा, ये किसके अंदर मौजूद होते हैं? पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। हम अपनी आज की डिस्कशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह जब मैं अगली वीडियो के साथ आऊँगा तो पहले हम थोड़ा सा पेनक्रियाटिक जूसेस का काम पढ़ेंगे और देन लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम उसके साथ कवर करके पूरी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। सही है बच्चा? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों का जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।